आवाज आ रही क्या? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल वाले में कुछ पूछना है क्या? नो सर। आज हम आगे का पढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद। उद्देशिका में क्या शब्द दिया गया है? समाजवादी शब्द दिया गया है। समाजवाद किससे जुड़ा हुआ है? समाज की समानता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? समाज की समानता से जुड़ा हुआ है। और समाज। समानता मूल अधिकार हमने पढ़ाई था, कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। उसमें भी हमने देखा था विधि के समक्ष समानता, धर्म निरपेक्ष की आदि की लिंग जाति वर्ण की समानता, अवसरों की समानता, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। तो इसमें भी समानता या समाजवादी क्या है, ये हम अगर देखें तो सभी नागरिकों का समाज में जीवन यापन संभव हो, इसके लिए राज्य विकेंद्रीकरण व्यवस्था को लागू करे। विकेंद्रीकरण व्यवस्था को लागू करे जिससे गरीब, पिछड़े सभी आसानी से जीवन यापन कर सके। आसानी से जीवन यापन कर सके क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अपना जीवन यापन कर ले, समाज की ऐसी व्यवस्थाएं हो। इसको दोबारा दूसरी भाषा में ऐसे देख सकते हैं कि गरीब पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रखकर समाज की व्यवस्थाएं बनाई जाए, तो क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। लिख लें आप, समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद किसे कहते हैं? तो इसमें क्या है? गरीब पिछड़े वर्ग के जीवन यापन को सुलभ बनाया जाए, गरीब पिछड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर समाज के नियम बनाए जाएं, तो वो क्या कहलाएंगे? समाजवाद का उदाहरण कहलाएंगे। सभी नागरिकों को समान जीवन यापन संभव हो सके, राज्य का विकेंद्रीकरण व्यवस्था हो। अब ये विकेंद्रीकरण व्यवस्था क्या है? शक्ति का विभिन्न स्तरों पर बंटवारा, विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। शक्ति का विभिन्न स्तरों पर क्या है? बंटवारा। क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे सबसे ऊपर मोदी जी की केंद्र सरकार, फिर गहलोत साहब की राज्य की सरकार, और फिर स्थानीय शासन। फिर क्या आएगा? स्थानीय शासन। अब इसमें हम जानते ही हैं कौन आएगा? त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये। कितनी स्तर की व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें हम जानते हैं ग्राम है, तालुका है या खंड भी कहते हैं इसको, और फिर जिला। ये 3 स्तर की व्यवस्था हमारे यहाँ पाई जाती है। ठीक है ना? तो ये क्या है? विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था का उदाहरण है। तो समाजवाद क्या हुआ? जिसमें गरीब पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर, किसको ध्यान में रखकर? गरीब पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर क्या बनाई जाए? योजनाएं बनाई जाए, व्यवस्थाएं तैयार की जाए, आर्थिक विषमताओं को दूर किया जाए।
क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। आप देखो प्रसिद्ध समाजवादी कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। और बहुत सारे, कांग्रेस का जो विजन था प्रारंभिक भारत में वो भी समाजवादी ही था। लेकिन ये समाजवाद को अगर हम और देखें तो देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तो देश में शासन किसका था? कांग्रेस का। क्योंकि पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 फरवरी में, है ना। तो उस समय जब कांग्रेस भारत में थी तो उस कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा था कि किसी भी तरीके से भारत में क्या स्थापित हो? समाजवाद हो। समाजवाद का मतलब क्या था? कि सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। क्या लेकर चला जाए? सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। इसीलिए कांग्रेस को सामाजिक संगठन भी कहते थे। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात भी ये करते थे, सामाजिक समझौते की बात भी ये करते थे। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात इन्होंने की। अगला है लोकतंत्रात्मक। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। अगला लिखो, उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक की व्याख्या कीजिए। उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। अब ये भी देख लें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है। पहले तो हम लोकतंत्र को देख लेते हैं। जनता का, जनता जनता के के लिए लिए जनता जनता का का शासन। शासन। जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र लोकतंत्र। कहलाता है। ठीक है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें जिम्मेवार, क्या? जिम्मेवार सरकार हो। ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो? जिम्मेवार सरकार हो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। क्या है? रेस्पॉन्सिबल, क्या हो? गवर्नमेंट हो। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अगर है, जिम्मेवार सरकार है, तो वो क्या कहलाता है? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि अगर इसमें जिम्मेवारी नहीं निभाई गई या कार्य नहीं किया गया तो ऐसी सरकार को निश्चित समय के बाद, निश्चित समय के बाद जनता की अदालत में जाना होगा। निश्चित समय के बाद जनता की अदालत में जाना होता है। अदालत में जाना होता है। अब ये क्या चीज है ये भी देख लो बेटा। जनता की अदालत का मतलब क्या हुआ? कि ये निश्चित समय बाद चुनाव लड़ते हैं। जैसे लोकसभा का उदाहरण हम देखें, ठीक है। किसका उदाहरण? लोकसभा का। तो लोकसभा का कार्यकाल मोस्टली कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन अगर ये विश्वास तक होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल मानते हैं 5 वर्ष तक का, तो 5 वर्ष के बाद जब क्या होंगे? चुनाव। तो ऐसी स्थिति में जनता तय करेगी कि सरकार ने कैसा काम किया और कैसा काम नहीं। अगर अच्छा काम नहीं किया है तो फिर सरकार इनसे जवाब मांगेगी, इनको हटा देगी। इसके बाद न्याय। इसके बाद अगला बिंदु क्या है? न्याय। न्याय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जस्टिस। न्याय को क्या कहते हैं? जस्टिस। अब पहला तो हम देखें न्याय का आधार क्या है।
पहला ही सवाल क्या है कि न्याय का आधार क्या है, किसको ध्यान में रखकर किया जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? संविधान। क्या आंसर आएगा? संविधान। आप बताओ, न्यायाधीश महोदय जो न्याय करेंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं क्या? यस सर। वो किसको ध्यान में रखेंगे? संविधान संविधान को। में रखेंगे, और संविधान के नियमों के अनुसार, के नियमों के अनुसार क्या करेंगे? न्याय करेंगे, है कि नहीं? अब इसमें क्या है? न्याय क्या है? धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव ना हो तथा सभी के साथ समान व्यवहार हो। सामाजिक न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। अब न्याय भी बहुत सारे प्रकार की, आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, और सारी ही अपने सिलेबस में है। ठीक है ना? 10th के एनसीईआरटी के सिलेबस में सारे टॉपिक आते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो। तो एक एक करके अपन सारी चीजें देख लेते हैं। ये कौन है भाई एडमिन के नाम से? बेटा अपना नाम लिखो, आप कौन है? कोई भी बच्चा बिना अपने ओरिजिनल नाम के ज्वाइन नहीं करेगा। आप है ना अपना ओरिजिनल नाम लिखें। नहीं तो मैं यहां से रिमूव कर दूंगा आपको। ठीक है ना? आप अपना नाम चेंज कर लें और ओरिजिनल नाम लिखें, नहीं तो मैं आपको यहां से हटा दूंगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। आगे देखो, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय अब देखो बेटा, इसमें एक तो सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है, एक राजनीतिक न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हम देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने आती है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, अब ये जरूर अपने को याद रखनी है, सबसे जो मूल न्याय है, सबसे जो बेसिक न्याय है, वो कौन सी न्याय है? आर्थिक न्याय है। अब ये भी याद रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। आर्थिक न्याय जब तक नहीं आएगी, या आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर बाकी सब न्याय है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट न्याय कौन सी होती है? आर्थिक न्याय होती है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि ऐसी व्यवस्थाएं हो समाज की ऐसी व्यवस्थाएं हो, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का समान अवसर मिले। ठीक है बेटा?
अब देखो इसमें क्या चीज है, आर्थिक न्याय की बात करें, हम लोग आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें तो आर्थिक व्यवस्थाओं को इंपॉर्टेंट क्यों माना गया? देखो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब इस पे डिपेंड करती हैं, किस पे? आर्थिक न्याय पर, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट माना गया है। आर्थिक न्याय क्या है? समाज में ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें आर्थिक गतिविधियों के समान अवसर मिले। अब ये समान अवसर कहां से मिलेंगे? जैसे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं जैसे मुफ्त स्वास्थ्य योजना, ठीक है, खाद्यान्न योजना, कोरोना का टीका लग रहा है, कोरोना टीकाकरण, ये सब क्या है बेटा? सरकारी योजनाएं हैं। क्या है? सरकारी योजनाएं हैं, और इनमें भागीदारी है वो समान रूप से सबकी होनी चाहिए। यही आर्थिक गतिविधियों का समान अवसर है, यानी कि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही क्या कहलाता है? आर्थिक न्याय की व्यवस्था कहलाती है। बस इसमें ये तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पर उद्देशिका तो आपकी हो गई कंप्लीट। मैं पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है? एक आधा शब्द कोई बचा है तो अपन देख लेते हैं। भारत का संविधान की उद्देशिका क्या है? उद्देशिका में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों का मतलब क्या था? हम भारत के लोगों का मतलब क्या था? लोग भारत जो का भारतीय, हाँ, जो जो भारत के द्वारा निर्मित है, किसी भी बढ़िया बात। भारतीयों को ये भारत सब। का जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब था कि भारत की जनता में अंतिम शक्ति निहित है। भारत बाहरी और आंतरिक राष्ट्र हित के मुद्दे स्वतंत्र होकर सॉल्व कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। भारत किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो सीमाओं से बाहर का हो चाहे वो सीमाओं से अंदर का हो, स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव के क्या ले सकता है? फैसले ले सकता है। इसको हमने क्या कहा था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद आया समाजवाद, यानी कि समाज के गरीब पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर जब नियम बनाए जाते हैं तो कौन सी व्यवस्था कहलाती है? समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। पंथ निरपेक्ष, ऐसी व्यवस्था जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या हो? सुरक्षित। इसीलिए भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष। अमेरिका क्या है? पंथ सापेक्ष, है कि नहीं है? धर्म निरपेक्ष। समझ में आ रही है बात? सॉरी, अमेरिका तो क्या है? धर्म निरपेक्ष। और भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष। क्यों? अमेरिका में जो अल्पसंख्यक उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, और भारत में अधिकार क्या है? सुरक्षित हैं। फिर है लोकतंत्रात्मक, ये मैंने अभी बताया आपको, ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता की अदालत में न्याय होता हो, जनता एक निश्चित समय पर सरकार का आकलन करती हो, परिवर्तन करती हो। गणराज्य, ये मैंने बताया था आपको, क्या होता है गणराज्य का अर्थ? शासन का प्रमुख या प्रथम व्यक्ति चुनाव के माध्यम से आए या ठीक है, निर्वाचित हो शासन का प्रमुख किसके माध्यम से आए? चुनाव के माध्यम से आए, और उसका क्या हो? निर्वाचन हो। क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब देखो सवाल लिखना, भारत की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय है? सवाल लिख लो, भारत की उद्देशिका में या प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय है। ठीक है बेटा, कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार की न्याय है। पहली कौन सी है? आर्थिक, सामाजिक न्याय। सामाजिक और राजनीतिक।
आर्थिक तो हमने पढ़ ही लिया, अब राजनीतिक देख लो। राजनीतिक न्याय क्या, दो चीजें इसमें, एक तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने की आजादी, चुनाव लड़ने की आजादी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एज ए मेंबर, क्या आप एज ए मेंबर इलेक्शन के रूप में, नेता के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, यदि आप योग्यता रखते हैं तो। शर्त क्या है, आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। आप जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 50 साल के, सॉरी 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, और भारत के संविधान के द्वारा परमिशन आपको जो जो दी गई है उनको पूरा आप अगर कर रहे हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा देखो, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार ये भी किसके अधीन आता है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अधीन ही आता है, तो राजनीतिक न्याय के अधीन ही आता है। तो राजनीतिक न्याय के कितने मुद्दे हैं, दो हैं। पहला कौन सा, चुनाव लड़ने की आपको आजादी दी गई है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, यदि आप शर्त पूरा करते हैं तो। दूसरा क्या है, मतदान का अधिकार भी आपको दिया गया है। सामाजिक न्याय मैंने आपको बताया, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है, यही क्या है, सामाजिक न्याय है। सवाल लिख लिया, भारत के संविधान में न्याय कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। इसके बाद आ जाओ बेटा, क्या लिखा है देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमने मूल अधिकार भी पढ़ा था, है ना, स्वतंत्रता, लिबर्टी, कहां से कहां था, तो क्या, स्वतंत्रता अधिकार कहां से कहां तक था, 19 से 22 था ना। यस सर। और स्वतंत्रता को कितने भागों में बांटा था हमने कल, कितने प्रकार की थी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, सकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। हमारे पास, आपके पास कौन सी स्वतंत्रता, सकारात्मक। सकारात्मक है। नकारात्मक कहाँ पाई जाती है, जंगल में, मत्स्य न्याय, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उद्देशिका में क्या क्या कहा गया है, एक तो आपकी विचार, विचार का मतलब बोलना, है ना, आप सोच सकते हो कुछ भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अभिव्यक्ति, अपने विचार रख सकते हो, है ना। इसके बाद है विश्वास, आपका ट्रस्ट किसी में भी हो सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, आप जिसे चाहे मान सकते हैं, जिसे चाहे अनुकरण कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता, मैंने आपसे कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता 25 से आर्टिकल 28 तक है ना, बात की थी ना, 25 से 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, मूल अधिकार है ना। और इसमें क्या बताया गया है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, पूजा अर्चना कर सकते हो, और सबसे बढ़िया बात, आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। अभी इसमें संशोधन भी हुआ है, क्या है संशोधन, कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, क्या करता है, धर्म परिवर्तन करता है, तो उसके लिए कठोर सिस्टम बना दिया गया है। पहले तो क्या होता था कि आसानी से कोई भी व्यक्ति धर्म को परिवर्तन कर लेता था, अभी क्या कर दिया गया है, इतना आसान काम नहीं है, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट, उससे ऊपर वाले लेवल में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, और 2 गवाह आपको ले जाने होंगे, उनके साइन के आधार पर ही आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद देखो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को अपन अंग्रेजी में कहते हैं रेपुटेशन, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता। बताओ भाई, अवसरों की समानता कौन से आर्टिकल में, अवसरों की समानता 16 में, 16 में था, है ना, कि सबको आगे बढ़ने के बराबर बराबर के अवसर मिलने चाहिए, 16 में ये है।
प्रतिष्ठा का मतलब देखो, प्रतिष्ठा का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ये क्या है? प्रतिष्ठा का अधिकार है। बताओ क्या समझ में नहीं आया? शब्द आ दिया गया हुआ सर। है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। कि भारत का संविधान आपको रेस्पेक्टफुली जीने का क्या देता है? अधिकार भी देता है। फिर देखो आगे, तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। किसकी बात की गई है? राष्ट्र की एकता, अखंडता। देखो हमने कहा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना। क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। और उसने नए राज्य बनाए। क्या बनाए? नए राज्य। पहला राज्य कौन सा बना था नया? पहला तेलंगाना। भाषा आधारित राज्य। भाषा आधारित राज्य बना। बताओ, बताया था मैंने। पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा बना? आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। भाषा कौन सी थी? ते तेलुगु। कौन सी थी? तेलुगु। और कहां से काट कर बना था ये? मद्रास को काट कर बना था। किसको काट कर बना था? मद्रास को काट कर बना था। प्रधानमंत्री कौन से थे? नेहरू जी थे। बताओ, अब भूलोगे क्या? नो सर। क्लियर? पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा बना था? आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। कौन सी भाषा थी? तेलुगु। ठीक है ना? और प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। और कौन सी क्षेत्र से काटकर बना था? मद्रास को काटकर बना था। ऐसे में भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने का कार्य भी किया जाएगा। किया जाएगा। ठीक है? ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें भारत में भेदभाव उत्पन्न हो जाए, भारत के लोग आपस में लड़ने लग जाएं। ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। जब भारत आजाद हुआ, कितने राज्य थे भारत में? 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य। और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है? आजाद भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6। वर्तमान में कितने हैं? 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मैंने 3-4 बार बता दिया है, अब यही सही है, ये याद रखना है ना। 9 नहीं है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8। याद रहेगा। 28 तो क्या है? राज्य। और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो इन सब को कभी भी हम बांटने की या तोड़ने की बात नहीं करेंगे। हम सब इनको साथ लेकर कोई भी आधार पर, चाहे कौन सी हो, एकता अखंडता में क्या है? चाहे भाषा अलग अलग हो, चाहे जाति अलग अलग हो, चाहे संप्रदाय अलग अलग हो, हम सब क्या हैं? एक ही हैं। क्या है? एक ही हैं। और क्या है? भारतीय हैं। ये इसका भाव है। इसका भाव क्या है? इसका मोटिव क्या है? कि हम सब क्या हैं? एक हैं। और किसी भी तरीके से हमें बांटा नहीं जा सकता। चाहे हमारी जाति अलग हो, चाहे हमारा संप्रदाय अलग हो, चाहे हमारा वर्ण अलग हो, लेकिन हम सब मिलकर क्या हैं? भारतीय ही हैं। इसके बाद देखो, बंधुता।
बंधुता मैंने बताया अभी कि हम सब क्या है, भाईचारे को ध्यान में रखते हैं। पूरा देश हमारा क्या है, परिवार है। कल मैंने आपको बताया था भारत किस पर विश्वास करता है, वसुदेव कुटुंबकम पे। किस पर? वसुदेव कुटुंबकम पे, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है? पूरा विश्व मेरा परिवार है। पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो बंधुता की भावना क्या है कि मैं भी इस देश का नागरिक हूं और अन्य लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, इसीलिए इनकी सुरक्षा के साथ साथ मेरी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए और इनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 49 को, फिर आगे लास्ट लाइन में क्या है, आज तारीख 26 नवंबर 49 को क्या हुआ था, बताया था मैंने संविधान सभा में। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बताओ भाई। क्या क्या घटनाएं हुई थी? संविधान अंगीकृत, आत्मप्रीत और एक शब्द और है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत। अधिनियमित, ये तीन शब्द जब भी आए तब ये डेट आएगी ये, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 49 को, फिर हिंदी भाषा में देखो, अपने जो वो चलता है ना विक्रम संवत, उसमें देखो, मिति मांगसिर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा एक संविधान को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। यानी कि इस संविधान का जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, ऑफिशियली जो एक्सपेक्ट अपनाना है ना, एक्सेप्ट करना है, वो हमने कर लिया है। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ जब भी आए, इसका मतलब क्या है, लागू, सॉरी, बनकर तैयार होने वाली डेट, बनकर तैयार हुआ, वो डेट और ये डेट सब सेम है। अगर सवाल पूछूं मैं आपसे, भारत का संविधान लागू हुआ, तो आंसर क्या आएगा? 26 नवंबर 1949। बेटा यही गलती कर दी, देखो मैंने पूछा क्या, भारत का संविधान लागू कब हुआ? 1950। आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। ये गड़बड़ कर गए ना। यस सर। दो अलग अलग डेटें हैं। पहली डेट तो कौन सी, ऊपर वाली 26 नवंबर 49 वाली, कौन सी, 26 नवंबर 49। इसमें क्या क्या है, अंगीकृत है, आत्मप्रीत है, अधिनियमित है और बनकर तैयार हुआ। ये चारों बातें किसमें आएंगी, इस वाली डेट को आएंगी, 26 नवंबर 1949 को आएंगी। चाहे वो आपसे पूछ ले संविधान अधिनियमित कब हुआ, चाहे वो पूछ ले अंगीकृत कब हुआ, चाहे वो पूछ ले आत्मप्रीत कब हुआ, या पूछ ले बनकर कब तैयार हुआ, सबका आंसर क्या है, एक ही है। ठीक है बेटा? यस सर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू।